नमस्ते, प्रणाम। मैं राजेश कुमार मौर्य। सभी दर्शकों को स्वागत है पंचशील भारत नंबर 1 में। मैं आज नगर भवन में आया हूँ। देखा कि 2-3 लोग सज्जन हमसे मिले हुए हैं। इन लोग सरकार के प्रति क्या राय है और क्या मतलब कि संदेश देना चाहते हैं। आइए मिलते हैं इनसे, सज्जन से। आपका सर पहले परिचय बताइए। मेरा नाम दिनेश कुमार मौर्य है। मैं सर्वोदय समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। सर, क्या सरकार के प्रति क्या उदासीनता है कि आप मतलब कि यहाँ नगर भवन में सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, सरकार अगर जन भावनाओं के नहीं समझ पाएगी तो जाहिर सी बात है कि आवाज़ तो उठना ही है। अभी तो कल नीतीश बाबू ने आए थे समाधान यात्रा पर। क्या इनका समाधान यात्रा बक्सर में सफल रहा? इसके विषय में क्या आपका राय है सर? देखिए, ये समाधान यात्रा नहीं है, ये तो नौटंकी यात्रा है। लोगों को घूम घूम करके बरगलाना है और अपने आप को हाईलाइट करना है। ये कोई समाधान यात्रा नहीं है, वो अपने सम्मान को बचाने के लिए यात्रा करना है और इससे आम पब्लिक को कोई लेना देना नहीं। नीतीश बाबू ने तो बहुत काम किया है सर, आप फिर भी खिलाफ बातें कर रहे हैं, क्यों? देखिए, जब कोई चीज़ बिगड़ा रहता है और थोड़ा सा उसको सुधार करके और उसी सुधार पर पूरे 15-18 साल उसी बात को दोहराए रखना, ये कोई विकास नहीं होता है। विकास निरंतर होते रहता है, उसको विकास बोलते हैं। गड्ढा है, उसको एक बार भरवा दीजिए, बोलिए हम तो गड्ढा को भरवा दिए हैं, विकास हो गया। जो समाज का ये मूल समस्याएं हैं, यहाँ का तो शिक्षा एकदम बदतर है। बिहार तो शिक्षा के मामले में तो मैं भी शिकायत करता हूँ सरकार से, इसलिए कि मैं भी बिहार का एक युवा हूँ और पढ़ा लिखा हूँ। कोई भी स्कूल में जाइएगा तो नौ ढंग से शिक्षक है, और जो शिक्षक है वो भी जनवरी और फरवरी का स्पेलिंग नहीं आता है। इसके विषय में आपकी क्या राय है सर? देखिए, ये सरकार का जो शिक्षा के प्रति नीति है वही गड़बड़ है और सरकार कभी भी शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं, क्योंकि वह सरकार को लगता है कि समाज जितना ही अनपढ़ रहेगा उसको उतना ही हम बरगला करके अपने पक्ष में वोट का बैंक बनाए रखेंगे। जब समाज जागरूक हो जाएगा तो हमारी बात को समझेगा और जब समझ जाएगा तो वो हमारे पीछे पीछे घूमने वाला नहीं है। सर, नीतीश बाबू तो इंजीनियर है सर। वो खुद इंजीनियर हो सकते हैं और चारों तरफ बोलते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कह देना और समाज में उस हिसाब से काम करना वो अलग बात है, लेकिन लोगों को बरगलाना एक अलग बात है। तो नीतीश जी काम कम और बरगलाने का काम ज़्यादा करते हैं। अच्छा, किस किस क्षेत्र से आप मतलब नीतीश जी जैसे मतलब कि परिवहन विभाग में, शिक्षा विभाग में या यूनिवर्सिटी हो या किस मतलब कि विभाग से आप नाराज हैं उनसे? देखिए, जो बिहार का मूल समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा का, क्योंकि लोग जब शिक्षा जिसके पास होता है उसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं जो है अपने आप खत्म होती जाती है। और सरकार का जो मेन फोकस है वो शिक्षा से विदाउट है। उसके साथ जो परिवहन है उसमें कुछ काम हुए हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर आज भी जाने के लिए रास्ता टूटा फूटा ही मिलेगा। और एक बार अगर कहीं रास्ता बन भी जाता है तो दूसरा बार टूटने के बाद कम बनता है, नहीं बन पाता है, यही ना आपकी मांग है? तो देखिए, सरकार तो मतलब कि नीतीश बाबू 17-18 साल से बिहार के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अपने आप को तो काम कहते हैं कि काम हम किए हैं, तो हमको भी लगता है कि कुछ क्षेत्र में काम किए हैं, लेकिन शिक्षा को तो एकदम ख़त्म कर दिए हैं। इसके विषय में क्या आपकी राय है सर? नीतीश जी ने जो उनका फर्स्ट कार्यकाल था 5 साल, उसमें तो उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। उसके बाद तो वो केवल कुर्सी को बचाने के ही काम में लगे रहा। जब देखता है कुर्सी डगमगाने लगता है तो उनको कुर्सी बचाने में 1-2 साल लग जाता है। अच्छा, ये बताइए, बिहार के युवा इनको कुर्सी कुमार कहते हैं, इसके विषय में आप क्या राय है सर? जो नौजवान पीढ़ी या युवा की बात की है 100% बात सही है, क्योंकि जो व्यक्ति कुर्सी के लिए कभी उस पाले में और कभी इस पाले में जहाँ भी रहे हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहें, इसके लिए उन्होंने जितना भी तिगड़ीबाजी करना होता है उसमें वो तो माहिर है। सर, बिहार के लोग कहते हैं कि राजनीति में कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता है, इसीलिए नीतीश कुमार जी ने कभी इस पाले में कभी उस पाले में चले जाते हैं, कभी दोस्त को दुश्मन बना लेते हैं और कभी दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं। इसके विषय में आपकी क्या राय है सर? ये जो बातें राजनीति में उभर के आती है और जो लोग कहते हैं वह दिख भी रहा है, उसके हिसाब से दोस्त बनाना, केवल अपने बेनिफिट के लिए दोस्त बनाना और किसी को दुश्मन बनाना, ये तो नीतीश कुमार का फितरत है।
वो केवल अपने कुर्सी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए वो इधर उधर क्या बहुत सारी कुर्बानियाँ दे सकते हैं, लेकिन उनको कुर्सी मिलनी चाहिए। वहाँ तो बहुत बड़े बड़े नेता राकेश टिकैत जैसे किसान नेता भी वहाँ गए और मतलब कि घोषणा भी कर दिए हैं कि फरवरी में अगर सरकार नहीं सुनी तो ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। इसके विषय में आपकी क्या राय है सर? देखिए, जहाँ तक राकेश टिकैत जी का सवाल है, उन्होंने आया, किसानों का समर्थन किया और जो घोषणा किए हैं मैं उस घोषणा के साथ हूँ। अगर ऐसा आंदोलन होता है तो हमारी पार्टी जो है सर्वलोकहित समाज पार्टी उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी और उस यात्रा को, आंदोलन को सफल बनाएगी। और नीतीश जी, हमको लगता है कभी खेती किए ही नहीं होंगे तो क्या पता है कि किसान अपने ज़मीन को बचाने के लिए कितना मेहनत करता है। और ये सरकार जो है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, क्योंकि कोई भी परियोजना आता है तो बिहार सरकार ही उस ज़मीन को कलेक्ट करके देती है केंद्र सरकार। और जब उस हिसाब से सरकार को, किसान को मुआवजा नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि किसान आंदोलन करेंगे। तो कम से कम उसकी आवाज़ को तो सुनना चाहिए। बिहार सरकार बोल रही है कि वो केंद्र की चीज़ें हैं, अब केंद्र सरकार बोल रही है कि बिहार सरकार मतलब कि किसानों को तबाह कर रही है। इसके विषय में आपके क्या संदेश है सर? आपको ये टोटल नज़ारा देखने को मिला। किसान जब पैसा मांग रहा है, अपनी हक मांग रहा है, तो केंद्र सरकार उस हिसाब से मुआवजा नहीं दे रही। और वह जब अपने अधिकार के लिए रोड पर आ रही है तो बिहार सरकार रात में भी लाठीचार्ज करवा रही है। तो दोनों सरकार का वही हाल है, एक से मांगो तो वह देता नहीं और दूसरे से उसके हक के लिए अपनी आंदोलन करो तो दूसरा लाठी से उसको दबाने का प्रयास कर रहा है। ये तो नीतीश का पुराना इतिहास है, कभी छात्रों पर लाठीचार्ज, कभी आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज, हमेशा ये होता है। इसलिए कि हम पर भी ये गुजरा है। इसके विषय में मतलब कि सरकार, हमें नीतीश कुमार सोचते हैं कि एकदम राजतंत्र है, लोकतंत्र तो ये खत्म करना चाहते हैं। इसके विषय में आपकी क्या राय है सर? देखिए, ये जो सरकार है और जो ये किसान और नौजवान है, इस पर तो बिल्कुल खरी नहीं उतरी है। न लोगों को रोजगार, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है और न किसान संतुष्ट है। किसान का देखिए तो जब बार फसल में खाद डालने की बात आती है तो इस क्षेत्र से यूरिया गायब रहता है, यानी उर्वरक ही नहीं मिलता है। अभी तो यूरिया की भारी किल्लत है बिहार में सर। रोड पर लोग लाइन लगा कर खड़े रहते हैं, 500 लोग लाइन में रहते हैं, 50 लोगों को मिलता है, 450 लोग घर वापस जाते हैं और नीतीश जी को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अभी यूरिया तो लगभग हमको लगता है कि 500 रुपया बोरी है सर। देखिए, ब्लैक में 500 क्या वो 1000 भी हो सकता है। जब नहीं मिलेगा और किसान को ज़रूरत होगा, उसकी फसल खराब होगी तो 500 से 800 रुपये भी देगा, लेकिन मजबूरी में उसको डालेगा अपने खेत में ले जाकर। और ये सरकार इसमें बिल्कुल नाकामयाब है कि किसान को समय पर उर्वरक नहीं मिलेगा। अच्छा सर, आपका परिचय तो सर्वलोकहित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सर। उपाध्यक्ष है सर। तो ठीक है सर, आप भी एक राजनीतिक आदमी हैं और एक जुआ, मतलब कि एक जुआ नेता है, जुआ लीडर जिसको कहते हैं। और जुआ की सोच एक अच्छी सोच होती है। बिहार के प्रति आपका अच्छा सोच होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आइए इन सज्जन से मिलते हैं कि बिहार सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? नमस्कार, मेरा नाम है रविरंजन कुमार सिंह। मेरा नाम हुआ रविरंजन कुमार सिंह। मैं एसएसपी पार्टी के जुआ का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं नीतीश जी के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। जो अभी फिलहाल जातीय जनगणना करा रहे हैं और किसी जात को नहीं डाल रहे हैं। जब जातीय जनगणना 5,000 लाख रुपया को लगा करके जातीय जनगणना हो रही है, तो उसके विषय में हम ये कहना चाहते हैं सर, कहना चाहते हैं कि जितना वो खर्चा लगा कर करा रहे हैं, किसी जाति के विनाश कर रहे हैं, जैसे कि रालोसपा का भी अपने आप पार्टी में विलय किए, उस हिसाब से जगदेव बाबू ने बहुत पहले नारा दिया था 10-90 का है। उस समय जब जाति जनगणना कराने से क्या हम लोगों को फायदा है? क्या अधिकार मिल जाएगा जो मूल अधिकार है संविधान के? क्या आप जातीय जनगणना के विरोध में है सर? जी बिल्कुल विरोध में है। अगर 5,000 लाख करोड़ रुपया लगा के जातीय जनगणना करा रहे हैं, तो ये जब जातीय जनगणना से इनका इतना हेतु है तो नालंदा विश्वविद्यालय को इतना पैसा लगा करके बना देते। उनका मानना है, अभी नीतीश कुमार जैसे कि हमारे नेता बोले अभी कि मतलब ये लोग चाहते हैं कि शिक्षा नहीं रहे ताकि सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अधिकार अपना मांगेंगे। यही मतलब इनका मूल विचार वही है कि अगर विश्वविद्यालय फिर हम मरम्मत करा देंगे, अगर 5,000 करोड़ रुपया का जो खर्च लगता है जातीय जनगणना
फिर क्या फायदा, ये आश्वासन क्यों नहीं देते कि नहीं इसको पूरा अधिकार मिलेगा जो संविधान के अनुच्छेद में लिखित है। नीतीश कुमार जी का मानना है कि अगर जातीय जनगणना हो जाएगा तो किस जाति का कितना लोग है और कितना आर्थिक रूप से कमजोर है, उन लोगों को मतलब कि बिहार की सरकार की योजनाएं जो होगी उस पर लागू की जाएगी। इस पर क्या राय है? सर लागू हो कहाँ आश्वासन जिससे कि जातीय जनगणना का हेतु हो गया, इसके लिखित आश्वासन दे कि नहीं हम जाति आधारित पर, चाहे उसके जो हेतु है मतलब कि जो पूंजीवाद है, चाहे कम पूंजी के लोग हैं उनको हम हेतु के अनुसार से उनको देंगे हम। ये बात तो होनी चाहिए ना जी। ये बोलते हैं अभी फिलहाल बोल रहे हैं कि बीजेपी ढोढेरा पीट रही, उसी तरह से नीतीश जी हैं और कोई काम इनका अच्छा भी नहीं है। अच्छा जब होता तो जैसे कि हम बोले पहले भी बोले कि जब अच्छा करना है इनको तो 5,000 लाख करोड़ रुपया लगा के जो जनगणना करा रहे हैं, नालंदा को जब मौर्य वंश को मानते हैं, अशोक सम्राट को मानते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं, उस आधार पर नालंदा विश्वविद्यालय को विकसित किया जाना चाहिए था इनके 18 साल के कार्यकाल में, लेकिन नहीं हुआ। आप जगदेव बाबू के वंशज हैं सर जी, तो जगदेव बाबू का तो नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। सर तो वही तो हम बोले कि जगदेव बाबू को ही नारा के बुलंद क्यों नहीं किए। जब कांसीराम भी 1585 के नारा दिए थे, उस पर जब एक जनता, जब वोटर है, चाहे दलित है, चाहे ओबीसी है, SC ST, क्यों नहीं इकट्ठा हुआ। तो जगदेव बाबू भी चाहते थे कि जातीय जनगणना हो, उनकी ऐसी मानसिकता थी सर? ना ऐसा तो कोई हमको मालूम नहीं है सर। अगर इसलिए कि जगदेव बाबू पिछड़े वर्ग के पूर्ण रूप से हितैषी वो थे। ठीक है सर, एकदम मानते हैं। अभी जब पिछड़े वर्ग के हितैषी उनके जैसा अभी भारत में कोई नहीं हुआ। हो सकता है मान लीजिए कि हम लोग का पार्टी अगर उनके उद्देश्य पर चले तो बहुत अच्छी बात ये है। हाँ ठीक है सर, आपके पंचशील भारत नंबर 1 में स्वागत है सर। आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सर आए, हमसे मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, प्रणाम। राजेश कुमार मौर्य, ग्राउंड रिपोर्ट, बक्सर।